हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्योरिटी बॉन्ड के बारे में। सो इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट श्योरिटी बॉन्ड। तो देखो, ये जो श्योरिटी बॉन्ड है आपके अपकमिंग नाफिड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस श्योरिटी बॉन्ड इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यू नो व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर देन यू कैनॉट फॉरगेट नाफिड, राइट। तो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो और देखते हैं कि हाउ दिस श्योरिटी बॉन्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज श्योरिटी बॉन्ड, राइट। श्योरिटी बॉन्ड का एक डेफिनेशन से हम चीज़ों को शुरू करते हैं। देखो, डेफिनेशन तो मैंने लिखा, जब आप डाउनलोड करोगे, जब आप चीज़ों को पढ़ोगे आपके समझने के लिए, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ श्योरिटी बॉन्ड का मतलब क्या है। श्योरिटी बॉन्ड मतलब एक काइंड ऑफ बैंक गारंटी, लेकिन जब मैं बैंक गारंटी बोलता हूँ तो दिस बैंक गारंटी इज गिवन बाय द बैंक इटसेल्फ। बट श्योरिटी बॉन्ड में केस ऐसा नहीं है, बैंक इज नॉट इन्वॉल्व। ये जो श्योरिटी बॉन्ड है, इसको बेचने वाली जो कंपनी है वो एक इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो मतलब इसके पीछे जो भी गारंटी है, वो गारंटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो गारंटी प्रोवाइड कर रहा है एक इंश्योरेंस कंपनी, राइट। तो एक्चुअली में श्योरिटी बॉन्ड में ना तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो देयर आर थ्री पार्टीज। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है श्योरिटी, एक होता है ऑब्लिगी। तो ये तीनों का रोल क्या है एंड कैसे श्योरिटी बॉन्ड तीनों के साथ फंक्शन करता है, ये तो हम समझ लेंगे। आप एक छोटे से एग्जांपल को समझो। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए एक टेंडर इशू करती है। तो जाहिर सी बात है, इस टेंडर को बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर ए, कॉन्ट्रैक्टर बी, कॉन्ट्रैक्टर सी, कॉन्ट्रैक्टर डी, कॉन्ट्रैक्टर ई एंड सो ऑन। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये किसको देगी? ये तो उसको ही देगी ना जो सबसे कम प्राइस में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, राइट। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेट से किसी एक कॉन्ट्रैक्टर, जो भी है कॉन्ट्रैक्टर ए, इसको ये प्रोजेक्ट को उन्होंने दिया। तो इसके बदले में ना उनको एक गारंटी प्रोवाइड करना होता है। अब ये गारंटी किस बात का है? मान के चलो मैं हूँ वो कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये गारंटी प्रोवाइड करना है कि मैंने आपसे जो टेंडर लिया है वो मैं टाइम पे ख़त्म करूँगा, राइट। तो ये गारंटी कौन देगा? ये गारंटी मेरे बिहाफ पे मेरा बैंक देता है, और मैं मेरे उसके बदले में, अब देखो, बैंक जो देगा बैंक गारंटी गवर्नमेंट को कि ठीक है ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाएगा तो आपके आपके प्रोजेक्ट का पैसा मैं दूंगा। लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो देगा गारंटी, राइट। अब SBI क्यों देगा मेरे बिहाफ पे गारंटी? उसके बदले में मुझे कुछ फीस पे करना होगा। सो दिस इज बैंक गारंटी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये हुआ कि बैंक को ना कहीं आफ्टर द कोविड उनके नुकसान हुए, उनके NPAs बढ़े, राइट। सो एक चैलेंज ऐसा आया कि ये बैंक गारंटी सिस्टम को बंद करना है। अब क्योंकि श्योरिटी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो है ये बाहर के वेस्टर्न वर्ल्ड पे चल ही रहा था, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया श्योरिटी बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा, मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर, मैं अब बैंक के पास नहीं जाऊँगा, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊँगा जो मुझे ये श्योरिटी बॉन्ड प्रोवाइड करेगा एंड जो मैं प्रोवाइड करूँगा गवर्नमेंट को। मतलब अगर मैं प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं किया देन दिस बॉन्ड विल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज श्योरिटी बॉन्ड। तो इन बेसिक सेंस देखो, एक फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात क्लियर कर दिया था कि श्योरिटी बॉन्ड विल फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर टू बैंक गारंटी, बट हियर बैंक्स आर नॉट इन्वॉल्व, राइट। अब देखो, बैंक इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व है, लेकिन रिस्क तो वही है। अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो रिस्क तो वही है। तो इस वीडियो में ना हम सारे चीज़ को बहुत ही क्लोजली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया, थ्री पार्टी इन्वॉल्व, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है श्योरिटी, एक होता है ऑब्लिगी। अब ये प्रिंसिपल कौन है? द पार्टी दैट परचेसेस द बॉन्ड एंड अंडरटेक्स एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन एक्ट एज प्रॉमिस्ड। मतलब प्रिंसिपल कौन हुआ? मैं हुआ, क्योंकि मैं हूं वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने किसको, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि ये प्रोजेक्ट को मुझे टाइम से ख़त्म करना है, क्योंकि मैंने भारत सरकार को ये प्रॉमिस किया है। आई थिंक अब डेफिनेशन से अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। अब देखते श्योरिटी का डेफिनेशन क्या है। द इंश्योरेंस कंपनी और श्योरिटी कंपनी दैट गारंटीज द ऑब्लिगेशन विल बी परफॉर्म्ड। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वो गारंटी ले रहा है कि अगर ये परफॉर्म नहीं हुआ तो मैं पे करूंगा, राइट। सो श्योरिटी इज ऑन देम, ऑब्लिगेशन इज ऑन मी,
बट द गारंटी और द श्योरिटी इज ऑन देम, द इंश्योरेंस कंपनी। तो अब लाएगी कौन हुआ? जाहिर सी बात है जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, द पार्टी हु रिक्वायर्स एंड ऑफन रिसीव्स द बेनिफिट ऑफ द श्योरिटी बॉन्ड, मतलब भारत सरकार यहाँ पे ऑब्लिजी हुआ। आई होप ये तीन पार्टी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। अब हम बढ़ेंगे, देखेंगे हाउ कैन दिस हेल्प। हाउ कैन दिस हेल्प का मतलब कि ये किस प्रकार से हेल्प करेगा। तो सबसे पहला तो देखो, दिस विल एनेबल द एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ कोलैटरल। इसका मतलब क्या हुआ? तो मुझे जो कोलैटरल रखना पड़ता था, राइट, बैंक गारंटी के लिए, वो अब नहीं रखना होगा। लेकिन एक छोटा सा फीस तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी को आज भी देना पड़ेगा, बट अगेन वो छोटा सा है, राइट। रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेट्रल वाज ह्यूज उसके पहले था। उसके बाद जो सेकेंड वाला पॉइंट है उसको हम देखते हैं, हेल्प एड्रेस द लार्ज लिक्विडिटी एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये बॉन्ड के लिए, ये बॉन्ड जो है बहुत बड़े लिक्विडिटी और फंडिंग के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है एक छोटे से फीस में। सो दिस ऑल्सो क्रिएट्स ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द लार्ज, मिड एंड स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लार्ज कॉन्ट्रैक्टर्स के पास पैसा बहुत होता है, सो वो ज़्यादा कोलैटरल दे पाते थे, उनको बैंक गारंटी भी बहुत आसानी से दे देता था। तो वहाँ पे क्या, मीडियम एंड छोटे साइज़ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लूज़ कर जाते थे, क्योंकि देखो सरकार को तो गारंटी चाहिए, बिना गारंटी सरकार काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं था, लेकिन एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था। ये प्रॉब्लम किसके लिए था? जो छोटे एंड मीडियम साइज़ के कॉन्ट्रैक्टर हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम उनके एंड से ख़त्म होता दिख रहा है। ओनली द कंडीशन इसकी, इसको श्योरिटी बॉन्ड के थ्रू जाएगा तभी ये होगा, राइट। तो चौथा है, असिस्टिंग डेवलपिंग एन अल्टरनेटिव टू बैंक गारंटी फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। सिर्फ बैंक के ऊपर में ये प्रेशर ना आए, राइट, तो इसको बैंक से उठा के अब इंश्योरेंस पे डाल दिया गया है। अगेन देखो, प्रेशर वाली बात नहीं है, इट्स अबाउट रिस्क, राइट। चाहे वो बैंक गारंटी हो या चाहे वो श्योरिटी बॉन्ड हो, रिस्क तो इक्वली है। अब रिस्क ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम टू द इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन री इंश्योरेंस की मदद से इस रिस्क को डिवाइड किया जा सकता है, जो शायद बैंकिंग सेक्टर में पॉसिबल आज के दिन पे नहीं है। तो इसी नोट पे आगे देखेंगे हम चैलेंजेस की, क्या चैलेंजेस है श्योरिटी बॉन्ड में, ठीक है। तो अगेन सबसे पहला तो रिस्क, राइट। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को ये रिस्क हमेशा रहेगा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टाइम से पूरा नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो मुझे पे करना पड़ेगा। सो रिस्क इज ऑलवेज देयर, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम में हो, चाहे वो आपका इंश्योरेंस कंपनी में हो। लेकिन हाँ, इंश्योरेंस कंपनी में विद द हेल्प ऑफ री इंश्योरेंस, मतलब री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, एक सिंपल डेफिनेशन से मैं आपको बता दूं। मान के चलो, आई ओन ए हाउस, मान के चलो कि मेरे पास एक घर है जिसकी कीमत 100 रुपये है, ठीक है। तो मैंने इसका एक इंश्योरेंस किया 10 रुपये से, कि अगर मेरे ये घर को कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 100 रुपये पे कर देगा, ठीक है। अब पूरा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में पूरा 100 रुपये का ऑब्लिगेशन है। इफ समथिंग हैपन्स द इंश्योरेंस कंपनी विल हैव टू पे 100 रुपीज़। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, ये 10 रुपये से उन्होंने 3 रुपये किसी और इंश्योरेंस कंपनी को दिया, और उन्होंने बोला कि ये रिस्क हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 100 रुपये में से 40 रुपये का रिस्क उन्होंने ले लिया, इन सिंपल 40 रुपये या 45 रुपये, मतलब जैसा भी हो, एक अरेंजमेंट होता है, राइट। 40 रुपये का रिस्क उन्होंने ले लिया। तो सिंपल सा बात है, देखो 3 रुपये किसी और कंपनी को उन्होंने पे करके 40 रुपये के रिस्क को खरीद लिया। इसका मतलब क्या है, ये री इंश्योरेंस हुआ। मेरे लिए इंश्योरेंस कंपनी तो एक ही है, दो नहीं है, लेकिन मेरे इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे इंश्योरेंस के अमाउंट के ऊपर भी उसने फिर से इंश्योरेंस ले लिया है, बिकॉज दे आर ऑल्सो कवरिंग देयर रिस्क, ताकि उनके रिस्क थोड़ा सा कम हो, राइट। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ री इंश्योरेंस। तो बात अब री इंश्योरेंस में करते हैं। तो श्योरिटी बॉन्ड में एक सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन पे क्या है कि इसमें री इंश्योरेंस सपोर्ट उतने अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाया है, बिकॉज ऑफ दी ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो सस्ते में नहीं होते हैं, दे आर वेरी कॉस्टली। 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 20,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, मतलब एक एक्सप्रेसवे बनाने में इट टेक्स मोर देन 50,000 करोड़, राइट। तो 50,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड
मतलब कैन यू बिलीव द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व? ऑल्दो ये इस तरीके से काम नहीं करता है, वो ब्रोकन पार्ट्स में काम करता है। एक प्रोजेक्ट को लेट्स से अगर 50,000 करोड़ का है, एक एक्सप्रेसवे है, तो सरकार भी किसी एक कंपनी को नहीं देती है। अगर एक कंपनी को देती भी है तो अलग अलग फेसेस में देती है, राइट? इट डजेंट गो दैट वे, राइट? तो एक रीइंश्योरेंस सपोर्ट भी आज के दिन में नहीं है। तीसरा चैलेंज ये है जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है। अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है आने वाले दिनों में या आगे जाके, तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको तो बहुत ऊपर का दर्जा मिला हुआ है इन दी आईबीसी कोड, लेकिन जो इंश्योरर्स हैं उनको वो सेम दर्जा नहीं दिया गया है। सो दे गेट द मनी एट द लेटर स्टेज, बट द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स गेट द मनी एट द अर्लियर स्टेज। तो दिस डज मीन कि यहाँ पे बैंक्स को पैसा पहले मिल जाएगा अगर कंपनी इंसॉल्वेंट या आईबीसी कोड के थ्रू गुजरता है तो, रेदर देन इन इंश्योरेंस कंपनी। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी को इन सारे चैलेंजेस की वजह से वो इंटरेस्ट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आज के दिन में फॉर देम इट्स वेरी रिस्की, पूरा रिस्क उन्हें अकेले उठाना पड़ रहा है। री इंश्योरेंस सपोर्ट नहीं है मतलब पूरा ही रिस्क, सेम बात मैं रिपीट क्यों करूँ। जो तीसरा है, आईबीसी में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा उन्हें नहीं मिला है, सो दे कम मच लोअर इन दी हायरार्की। इन दी हायरार्की मतलब एक सिंपल सेंस में मैं आपको बताऊं, जब एक कंपनी बंद होता है आईबीसी कोड के तहत, सबसे पहले पैसा दिया जाता है एम्प्लॉय को, उनका अगर बकाया सैलरी है, फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, फिर बैंक्स को, एंड सो ऑन। मतलब इस तरीके से बना हुआ है। तो जिस जगह पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को रखा गया है उस जगह पे इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं रखा गया है, मतलब दे विल गेट द अमाउंट एट द मच लेटर स्टेज। सो दिस इज ए चैलेंजेस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा छोटा सा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाफिड एग्जामिनेशन देन दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और नाफिड में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या किया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का हमने एक अलग कोर्स लॉन्च किया है विच यू कैन चेक ऑब्वियसली फ्रॉम दी डिस्क्रिप्शन। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपने अभी तक हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड डाउनलोड नहीं किया है, आई इंसिस्ट कि आप डाउनलोड करो, बिकॉज उससे आपको एक सिलेबस का इंसाइट मिलेगा, क्योंकि सिलेबस आपके मेन नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है। सो दिस इज़ द सजेस्टिव सिलेबस जो हमने हमारे स्टडी गाइड में रखा है। सो यू कैन डाउनलोड इट एंड हैव ए लुक एट इट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन प्रिपेयर 50% फास्टर।